प्रकाश मीणा जी, आपका पहले रुक करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष पार्टी, उनको ये जो बजट है वो रास नहीं आ रहा, उनको भा नहीं रहा है। पहली बात सर, क्या मुख्य वजह है? और दूसरा सर, मुझे ये भी बताइए आप कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो बजट है ये फायदा पहुंचाने वाले हैं जो 25 लोग हैं। कौन वो 25 लोग हैं जिसे फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से? ऋचा जी, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ बजट पूंजीपति लोगों का बजट है और 25 लोगों में जो टॉप पे आते हैं वो अडानी अंबानी है, बाकी मोदी जी के पूंजीपति मित्र हैं सारे। आम जनता का इस बजट से कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के हितों की। पूरे बजट में राजस्थान का कहीं नाम नहीं है और राजस्थान की जनता को इतनी उम्मीदें थी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई। ईआरसीपी का नाम ही नहीं था पूरे बजट में। सेकंड नंबर पे यमुना जल समझौता था, उसका कहीं नाम नहीं है। उससे भी बहुत उम्मीद थी राजस्थान की जनता को और पूरे बजट में राजस्थान की जनता अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है और राजस्थान के हितों के साथ कहीं कहीं कुठाराघात हुआ है। सेकंड नंबर, अब बात करते हैं अपन किसानों की। इन्होंने पिछले बजट में कहा था कि हम किसान प्रतिनिधि, जो किसान निधि देते हैं, ये 1 साल के लिए 12,000 रुपए की घोषणा की थी। इन्होंने 12 नहीं दिए, सिर्फ 8,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए बढ़ाए थे, 6 पहले ही मिलते थे। उसके बाद किसान बहुत उम्मीद से बैठा था, जो कंटिन्यू आंदोलन कर रहा है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे कि हमारी फसल का हमको एमएसपी मिलेगा और बजट में गवर्नमेंट एमएसपी का कानून लेके आएगी। कोई एमएसपी नहीं, एमएसपी के नाम की चर्चा ही नहीं थी और ना किसान की फसल का कोई एमएसपी मिल पा रहा है। और मेन बात है कि किसान जो भी कृषि यंत्र लेता है उस पे जीएसटी 18% या 28% लगता है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात तो आप जब देखिए, जब किसान की बोग्गा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती है, उसकी धुरी टूट जाती है, एक धुरी होती है दोनों पहियों के बीच में, उस पे भी 18% जीएसटी लगता है। तो किसान इतना दुखी है इस सरकार से या बजट से, बहुत दुखी है। किसान की उम्मीदों पे पानी फिर गया। उसके बाद में देश की जनता त्रस्त है महंगाई रोजगार से। पूरे बजट में महंगाई और बेरोजगार का कोई नाम नहीं था। बेरोजगारी के बारे में इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। अपन ने पूरे बजट पे देखा, सारी जनता को उम्मीद भी थी कि पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी होगी तो कुछ राहत मिलेगी। पूरे बजट में पेट्रोल डीजल के दामों के नाम पे कोई चर्चा ही नहीं हुई, बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ हाँ, इन्होंने थोड़ा सा काम किया इनकम टैक्स पे, वो भी अभी 2-3 दिन बाद इनकम टैक्स जो पॉलिसी आएगी उससे क्लियर होगा। बाकी आम आदमी को इस बजट से कोई बेनिफिट नहीं है और राजस्थान के हितों के साथ तो बहुत कुठाराघात किया है। ठीक है, 25 में से सब कुछ नाम गिना दीजिए। आप सिर्फ 2 नाम गिनाए हैं मुझे। जितने भी पूंजीपति बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, जो मोदी जी के हेल्पर हैं, सहायक हैं, वो हैं सारे। ठीक है, प्रियवर्ती जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 25 लोग हैं आप सिर्फ उनको फायदा पहुंचा रहे हैं और ये बजट उनके लिए भी आया है, ना कि आम जनता के लिए आया है। सब कुछ उनको दिया जाएगा, कुछ बचा कुचा होगा तो वो आम जनता को दिया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे प्रयागराज तीर्थ में अमृत स्थान का अमृत काल में जो लोग आनंद ले रहे हैं, वैसा ही ये बजट यशस्वी वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाकर नारी टू नारायणी के सनातन सत्य को साकार किया है और सभी लोग इससे खुश हैं। प्रॉब्लम क्या है? चलो ये तो खुशी हुई, राहुल गांधी जी जब राजस्थान आए थे तो 1 से 10 तक गिना था उन्होंने, अब उनको 25 तक की गिनती तो आई, ये हमें खुशी है। 25 तक वो गिन रहे हैं। अरे मध्यम वर्ग को जो लाभ मिला है इनकम टैक्स की छूट का, वो 25 करोड़ लोग उससे सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। 25 करोड़ लोगों को मध्यम वर्ग को फायदा मिला। जो 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया कृषि क्षेत्र में जहां पे उन्नत कृषि को बढ़ावा देंगे, वहां पे 1 करोड़ 70 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। और जो केसीसी की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बढ़ाई है, वहां अन्नदाता इस देश का अन्नदाता कितनी बड़ी संख्या में है और वो उनको 25 नजर आ रहे हैं। एक सीधे सीधे 3 लाख से 5 लाख की केसीसी बढ़ा दी। और रही बात शिक्षा की, बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर 10,80,000 करोड़ रुपया पूरा का पूरा बजट दिया है। जो 16 लाख करोड़ 10 साल में इन्वेस्ट करना है, जो हमारा मूल मंत्र था और जो हमारा 3 साल पहले के बजट में भी हमने 5 क्लियर किया था, उस 5 पे डटे हुए हैं। 50 लाख करोड़ का बजट दिया है साहब। ये 5 लाख करोड़ में उस समय हाथ पैर फूल जाते थे इनके। 50 लाख करोड़ का बजट देने के बाद फिस्कल डेफिसिट को 4.2% पे फिक्स रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सीतारमन जी की। इनको वो चीजें नहीं दिख रही है, जो पॉजिटिव है वो नहीं दिख रही। अब बोलने को कुछ नहीं है तो कुछ भी बोलते रहो। 25 लोगों को मिला है, 20 लोगों को मिला है, अरे ये कोई बात ही। आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देश को आगे बढ़ रहा है, देश का युवा आगे जा रहा है, उद्यमिता को कितना बढ़ाया है। एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई के लिए तो पिटारा खोल दिया। 5 करोड़ की कोलेटरल फ्री लोन
कभी सोचा भी नहीं होगा लोगों ने, उसको भी 10 करोड़ रुपया कर दिया है। ठीक है। स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए की लिमिट कर दी है, स्टार्टअप के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड किया है। जो एमएसएमई इस देश के अंदर 70% योगदान देती है उद्योगों में, 1 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है प्रत्यक्ष रूप से, उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने कितने ज्यादा अनाउंसमेंट किए हैं, वो इनको नहीं दिख रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज 75 नए लेके आएंगे 5 साल में, वो अनाउंसमेंट हुआ है। तो 10,000 सीटें अभी बढ़ा दी है, 6,500 सीटें आईआईटी के अंदर बढ़ाई है। आईआईटी को कुछ कॉलेज में प्रोमोट किया जाएगा। ठीक है। हर डिस्पेंसरी के ऊपर जिला स्तर पर कैंसर की दवाइयां मिलेगी, वहां कैंसर का डॉक्टर रहेगा और पीएचसी को प्रोमोट ठीक किया है जाएगा। राजेश जी, आपने गिना तो दिए मुझे, बाकी राजस्थान को क्या मिला, पिटारे में क्या था राजस्थान के लिए, मैं इस पर सवाल पूछूंगी सर, लेकिन इससे पहले रुक कर लेते हैं कमल जी का। कमल जी, आप बिजनेसमैन हैं सर, आप मुझे बताइए कि इस बजट से फायदा होगा आपको, बाकी जो और भी जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फायदा होगा उनको इस बजट से? खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल रुचा जी, मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। एज ए बिजनेसमैन, जो मोदी जी ने इस बार की सराहनीयता रखी है और बजट को लेकर के जो सीतारमण जी ने मोदी जी के नेतृत्व में इतना बजट पेश किया है, आज तो एक छोटा इसमें मैं 1-2 चीज जोड़ देता हूं। जैसे कि आज कोई स्टार्टअप एक बंदा खड़ा करना चाहता है, उसको 2 करोड़ तक का लोन कितना कॉलेज मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक जो कॉलेज से निकलते ही जिसको स्टार्टअप शुरू करना होता है, तो ये सबसे बड़ा फायदेमंद जो सौदा है वो मोदी जी ने एकदम युवाओं को दिया है। और इस बार का जो बजट है, व्यवसायों को, उद्योगों को और इंफ्रा से संबंधित जितने भी उद्योगपति है, उन सबको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मौका दिया है। और बजट जो है सराहनीय बजट है। ठीक है। दौलत सैनी जी, क्या कहेंगे आप कि बजट वाकई है जनता के हित में, फायदा होगा जनता को इस बजट से? देखिए, ये बजट जो आया है पूरे देश भर की जनता के लिए आया है। इसके अंदर जो भी सैलरीड पर्सन है, नॉन सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, एमएसएमई पर्सन है और जो किसान वर्ग के लोग हैं, सभी को कुछ ना कुछ इसमें दिया गया है। जैसे कि अपन बात करें कि किसान क्रेडिट कार्ड में जहां पर एएचएफ पहले 3 लाख तक कोलेटरल फ्री दिया जा रहा था, उसकी लिमिट को बढ़ाकर उन्होंने 3 लाख से 5 लाख कर दिया। हाँ। यहाँ पर किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता था जो कि 3,000 तक होता था। अगर आप ब्याज अगर कंटिन्यू जमा करा रहे हैं तो सरकार उसके ऊपर आपको ब्याज पर छूट देती थी, वो 3,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दिया है। तो किसानों के लिए मोटा मोटी ये फायदा है। प्लस एमएसएमई का इन्होंने दायरा बढ़ा दिया है। एमएसएमई की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को इन्होंने क्या कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसको 2.5 गुना कर दिया, यानी कि उसको बढ़ा दिया, और जो टर्नओवर है उसको उन्होंने 2 गुना बढ़ा दिया। तो इसका मतलब कि एमएसएमई के दायरे में और काफी एंटरप्राइजेस आने लग जाएंगे। इसके अलावा जो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होती हैं, यानी कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार अब लोन देगी। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स का क्या था कि पहले अगर वो एफडी वगैरह कराते थे तो 50,000 तक का जो भी उनको ब्याज मिलता था वो एग्जेम्प्ट था, अब उसको बढ़ा करके इन्होंने 1 लाख कर दिया। साथ ही साथ अब टीडीएस भी नहीं कटेगा। पहले 50,000 तक के लोन के ऊपर, यानी 50,000 के ब्याज के ऊपर टीडीएस काटा जाता था, और वो टीडीएस की सीमा इन्होंने बढ़ा करके 50,000 से 1 लाख कर दी। आम आदमी की अगर अपन बात करें तो पहले एक मकान जिसमें वो रहता है, उससे अगर कोई भी आय होती है तो उसकी इनकम नील मानी जाती थी। अगर आपके पास 2 मकान हैं, तो अगर दोनों मकान में सपोज कीजिए 2 भाई हैं, पापा के नाम पर मकान है और छोटा भाई एक मकान में रहता है, बड़ा भाई एक मकान में रहता है, तो एक मकान की इनकम को नील माना जाता था, दूसरे पर नॉशनल इनकम पर टैक्स लगता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अब 2 मकान में अगर आप रहते हैं तो दोनों मकानों की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि जो नॉशनल इनकम का कॉन्सेप्ट था हाउस प्रॉपर्टी में, उसको इन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरीड पर्सन की, तो 12,75,000 अगर किसी व्यक्ति की आय है सैलरी से, तो 12 लाख तक तो वैसे छूट हो गई, 75,000 का इनको एक डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई आम व्यक्ति है, अगर 12 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को अगर ऑप्ट करते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में अभी भी वही लिमिट है, उसको इन्होंने बढ़ाया। कुल मिलाकर ये बजट जनता को राहत देने वाला है। बिल्कुल ठीक है। देवेंद्र शास्त्री जी, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मिडिल क्लास और किसान और जो उद्योग और व्यवसाय, ये ऐसे सेक्टर हैं जिनको पिछले लंबे समय से एड्रेस करने की ज़रूरत थी।
मिडिल क्लास का तो हाय तौबा, हम लोग लगातार सुन रहे थे कि मिडिल क्लास बहुत पिस रहा है। तो अच्छी बात है कि मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो कुछ भी छूट दी जा रही है, हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर रुपए की जो कीमत है वो 43% गिरी है, 43% डाउन गया रुपए की कीमत जो है वो इतनी कम हुई है। तो जो रिलीफ दी गई है वो कितना फायदा होने वाला है, अभी तक बहुत स्क्वीज किया जा रहा था मिडिल क्लास को। ये ठीक है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने का अवसर मिला है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है ऐसा नहीं है। ये एक सांस लेने की गुंजाइश निकाली गई है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि पिछली बार भी ये डिमांड की जा रही थी कि इनकम टैक्स की छूट जो है 10 लाख को कर लेना चाहिए, लेकिन पिछली बार नहीं की गई थी। इस बार ये 12 लाख की गई है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये मुश्किल से 3 या 4% पॉपुलेशन या परिवारों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी के आम जनता को इस तरह का कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसको जो ये देखिए, इसको इस नजरिए से देखिए कि ये चुनावी माहौल है। अभी दिल्ली के अंदर मिडिल क्लास की संख्या बहुत बड़ी है और वहां चुनाव के अंदर एक माहौल गरमाना है। उसका बेनिफिट भी आप देख सकते हैं कि अभी यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि साहब दिल्ली में तो परिणाम ही बदलने लग गया और ये हो गया। ये हल्लेबाजी है। मैं समझता हूं कि ठीक है, मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया। दूसरी बात, जो व्यापारी के लिए पुंगलिया जी जो बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी बजट आता है, चाहे स्टेट का आता है चाहे सेंटर का आता है, व्यापारी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। और आप देखिए व्यापार की हालत क्या हुई है 10 साल के अंदर। व्यापारी त्रस्त है, उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, उसका व्यापार चाइना से इंपोर्टेड माल के अलावा कुछ रह नहीं गया, प्रोडक्शन बहुत गिरा है। तो इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिहाज से क्या कदम उठाए गए हैं कि हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया जो नारा दिया जाता है वो एक्चुअली लागू हो जाए। इसके लिए कितना एफर्ट्स हो रहा है ये हमको सीरियसली देखने की जरूरत है। ये केवल प्रशंसा कर देने से कुछ होना नहीं है। और दूसरी बात, जो कर्ज का दायरा है, जो भारत सरकार के ऊपर कर्जा जो बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ किया जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कर्ज के पार्ट पे अभी भी निर्मला जी ने कुछ ज्यादा कहा नहीं है। एक चीज जो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी की है, जो कि इनको करना चाहिए था, बहुत पहले से करना चाहिए था, ये है कि बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अगर वो भी ये कर लेते हैं तो इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इस बिजनेस में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ठीक है टीएबर्ट जी, पहला कि मेक इन इंडिया का तो बहुत नारा दिया गया, लेकिन वो काम कहां तक हो रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। और दूसरा सर ये कि राजस्थान को इसमें क्या मिला है, जिस तरीके से प्रकाश मीणा जी भी कई सवाल खड़े कर रहे थे, राजस्थान के मुद्दों को उस पर होना चाहिए था, लेकिन वो उस पर शामिल नहीं हो सके हैं। देखिए, मेक इन इंडिया के ऊपर यदि बात करें तो अभी भी जो विकास दर है उसकी बात की गई है 6.3 से 6.9%। पूरे विश्व में जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 3% के भी नीचे है और आज हम 6.5% से ऊपर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जीडीपी टू डेट की बात कही कि ऋण बढ़कर है, तो जीडीपी टू डेट रेशियो इंडिया का जो है वो अभी 19% है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे आप इंग्लैंड के लीजिए, अमेरिका के लिए, सबका 100% से ऊपर है। तो हम अभी भी डेट में बहुत नीचे हैं जीडीपी के कंपैरिजन में। हमारा जो विकास दर प्लस महंगाई की दर हमने कंट्रोल कर रखी है, 4.2% है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट को, डेट को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल डेफिसिट, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि 5% रह जाए तो सरकार की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन निर्मला जी ने इतना अच्छा वित्तीय प्रबंधन किया कि वो 4.2% पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जो कि डेट के एंगल से देखें तो बहुत बढ़िया है। जो अर्थशास्त्र को समझते हैं, जो वित्त को समझते हैं, वो 4.2 की प्रशंसा करेंगे। तो जो कार्य अच्छे हुआ उसकी हमें प्रशंसा करने में बुराई नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन जो कार्य अच्छा है वो है और सबको उसमें देखना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए ये बोले कि मिडिल क्लास को फायदा मिला टैक्स से, जो ये टैक्स में कमी की है, 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सरकार से चला जाएगा।
लेकिन 1 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में इन्फ्यूज होगा, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ेगा, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी के अंदर उसकी डबल वैल्यू होती है, क्योंकि टर्नओवर भी बढ़ेगा। तो ये अपने आप में जीडीपी को भी ग्रो करेगा, लोगों की पेइंग कैपेसिटी को बढ़ा करके कंजम्पशन को ग्रो करेगा। कंजम्पशन जब ग्रो होगा तो देश में हर तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, हर तरीके की सुविधाओं में उसमें योगदान होगा। और जो टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स फ्री जो किया गया है, विपक्ष पार्टी ये भी कह रही है, विपक्ष पार्टी ये कह रही है सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा समान है, ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा समान है सर। टैक्स फ्री का जिक्र हुआ है सर, टैक्स फ्री का जिक्र हुआ है, तो विपक्ष पार्टी भी ये कह रही है कि ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा समान है। नहीं सर, जीरो समान नहीं है, ये मिडिल क्लास में आप देखिए रिटर्न 9 करोड़ रिटर्न जो बढ़ जा रही है, वो 60 लाख से 12 लाख के स्लैब के अंदर 4 करोड़ रिटर्न में इस स्लैब में आती है। और 4 करोड़ लोगों का मतलब ये हो गया, एक परिवार में 5 आदमी भी यदि रहते हैं तो 20 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित हुए हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है। और जो 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का अमाउंट वेस्ट हुआ है इसको करने से, उससे पूरा का पूरा कंजम्पशन में जाएगा ये पैसा। लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ी है, वो खर्च करेंगे तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होगा तो सिस्टम में पैसा आएगा, सिस्टम में आएगा। ठीक है शास्त्री जी। देखिए, वो ये बात ठीक है कि मिडिल क्लास की प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है और लंबे समय से ये पेंडिंग था, अच्छी बात है। लेकिन 4% मिडिल क्लास के बाद जो बाकी के 96% जो पॉपुलेशन है उसका क्या? जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनका क्या है? किसानों का क्या है? मैं कह रहा हूं कि व्यापारी भी, चलिए यहां पर सार्वजनिक तौर पे बोलने के लिए प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन व्यापारियों से जरा जाकर के पूछिए उनकी हालत क्या है, वो आपको पर्सनली बताएंगे। और उस व्यापार को बढ़ाने के लिए, उस कारोबार को बढ़ाने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। चाइना से इंपोर्ट पर लगाम लगाने की जरूरत है। वो अभी तक इस बजट के अंदर इस तरह का कोई संकेत नहीं है। ठीक है कमल जी, क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि व्यापारी परेशान है और यहाँ सिर्फ आप प्रसन्नता कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी व्यापारी आज की तारीख में जो पहले परेशान हुआ करता था वो नहीं है। अब रोटेशन भी बढ़ रहा है, उनका व्यापार भी बढ़ रहा है। कुछ सेक्टर में जैसे कि गारमेंट सेक्टर मानते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे जैसे खर्च बढ़ता है और जैसे अपना ये बजट में जो फायदा मिलेगा तो कहां जाएगा अल्टीमेटली, लोग क्या करेंगे, खर्च तो करेंगे ना। जब वो कपड़ों पे करेंगे या उस पर खर्च करेंगे तब तो उसका बेनिफिट किसको आएगा? अल्टीमेटली तो मार्केट रोटेशन तो आएगा ही आएगा ना। इंफ्रा में भी अगर देखा जाए तो इन्होंने इंफ्रा का बजट भी बहुत बढ़िया दिया है, जिसमें अगर डेवलपमेंट होता है तो इंफ्रा से डायरेक्ट इसमें रोजगार किसको मिलता है? लेबर क्लास को मिलता है। मैक्सिमम टाइम लेबर उसमें लगती है, पूरा काम करती है। जब लेबर लगती है तो लेबर को पैसा भी मिलता है और फिर वही तो पैसा खर्च होता है, रोटेशन में आता है। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए भी बजट में इस तरह के प्रावधान इसी तरह से होते हैं। ठीक है, सबको नौकरी सकती सरकार। देखिए, श्रमिकों का जो मिनिमम वेज है उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है। पिछले 10 साल में भी बहुत लिमिटेड बढ़ोतरी हुई है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, आम जनता पे जो जीएसटी का टैक्स है वो इतना हैवी है कि उसको रिलैक्स ही नहीं है। वो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहा है और उसको कहीं बजट में कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है आम आदमी को। तो ये देखने की जरूरत है, वो जो आम आदमी निकालेगा पैसा वो रोटेशन में आएगा, वो ट्रेड में आएगा, वो मदद करेगा। 1-2%, 4% मिडिल क्लास से आप ये समझते हैं कि पूरे देश का आर्थिक पहिया दौड़ने लगेगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। ठीक है, शर्मा जी। सर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी बजट बनता है राजस्व की प्राप्ति होना उसमें जरूरी है। एक्सपेंडिचर है तो कहीं ना कहीं इनकम भी आनी होगी, तभी तो खर्चा कर पाएगी सरकार। कोई भी शासन व्यवस्था हो उसको चलाने के लिए राजस्व की जरूरत है और वो कर ही एक माध्यम है। तो कर जीएसटी की जहां तक बात है, जीएसटी काउंसिल की समय समय पर बैठक होती है, सभी राज्यों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है और उसमें जीएसटी की सबसे सहमति लेकर के उस पर कोई ना कोई पॉलिसी बनती है। रही बात ये कि पिछली बार 27 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्ति हुआ, 9 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल जीएसटी से है, 9 लाख करोड़ कॉर्पोरेट और 9 लाख करोड़ पर्सनल। अभी वो लक्ष्य 28 लाख करोड़ का रखा है 27 की बजाय।
बाकी 34 लाख करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू का इनकम कर रखा है। तो कहीं आप एक्सपेंडिचर करोगे तो उसके लिए राजस्व जुटाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो फिर आप क्या करोगे? तो राजस्व भी प्राप्ति करना शासन व्यवस्था के लिए उतना ही जरूरी है। हाँ। लेकिन हाँ, अगर ऐसा लगे तो फील भी नहीं हो और वो वसूल भी हो जाए, डेवलपमेंट में काम आए, इसलिए सरकार ने 50 लाख करोड़ के अंदर 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया, यानी जिससे संपत्ति क्रिएट होगी, और संपत्ति क्रिएट होगी तो उसमें इनकम भी क्रिएट होगी। आज हम घर पे भी बजट बनाते हैं तो उसमें यही करते हैं कि भी मैं कितना लोन लूं और कितना मैं कैपेक्स में लगाऊं, उससे मेरी इनकम जनरेशन का फ्यूचर में क्या प्रावधान रहेगा। तो हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे डेट होगा ही होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा ही होगा। ठीक है सर, मैं फिर से रुक करूंगी मैं आपका। ठीक है सर, प्रकाश मीणा जी, 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया सर, कुछ तो देख लीजिए, कुछ तो अच्छा होगा ना उसमें, ये सारी कमियां नजर आ रही हैं आपको, ऋचा जी इतने क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? इस देश के 80 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 किलो राशन लेते हैं। उन 80 करोड़ लोगों के लिए इस पूरे बजट में एक शब्द भी कुछ हो तो मेरे को बताना। उसके बाद में महंगाई और बेरोजगारी की दर इतनी जबरदस्त है देश में, सारी एजेंसियों के आंकड़े हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी वालों पे आंकड़ों की बाजीगरी बहुत अच्छी आती है, पेश करके बहुत अच्छा दिखा देते हैं, पर वो धरातल पे कुछ नहीं दिखता। अगर धरातल पे दिखता तो जनता को भी अच्छा लगता, राहत मिलती। महंगाई में भी बेरोजगारी में भी, दोनों जगह कोई राहत नहीं है, ना महंगाई में ना धरातल पर नहीं दिखता बेरोजगारी में। प्रकाश मीणा जी, तो कैसे तीसरी बार यहाँ पर मोदी सरकार बन गई देश में? नहीं कुछ तो दिखा आप होगा असर ना तो सर, देखो कुछ ना, तो दिखा होगा 302 ना। से 240 आ गए और 240 से अगली बार 180 60 रह जाएंगे, तो असर तो चल रहा है। ये नहीं कि असर, हाँ मानते हैं 302 से पहुंच जाते 400 तब मानते हैं कि रियल में कुछ अच्छा चल रहा है। तो अच्छा कहाँ चल रहा है आप बताइए भाई? 302 से 240 आ गए, अगली बार 180 आ जाएंगे, तो क्लियर में फर्क महसूस हो रहा है। और राजस्थान में भी आप फर्क महसूस देख लेना 4 साल बाद, क्योंकि जनता सब देख रही है इनका कथनी और करनी में। आप अभी प्रवक्ता जी से, बीजेपी सत्यव्रत जी से पूछिए कि पूरे बजट में आपने 2 बार पूछा पर इन्होंने कोई जवाब ना दिया। राजस्थान का कहीं उल्लेख हुआ? राजस्थान का कहीं कोई नाम नहीं था पूरे बजट में। और सिर्फ 2 राज्य, वो भी चुनाव के मद्देनजर, बिहार और दिल्ली को बजट में खुश रखा गया। ठीक है शर्मा जी, दिल्ली में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और विधानसभा का चुनाव है 5 फरवरी को, और इसके बाद चुनाव होंगे बिहार में भी, तो क्या आपने सिर्फ 2 राज्यों को फायदा पहुंचाया है? राजस्थान के लिए क्या है पिटारे में सर? देखिए, हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा है कि यहाँ 6 महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। तो ये चुनाव से जोड़ना, ये कोई परिपक्वता नहीं कही जा सकती। रही बात ये कि दिल्ली में मध्यम वर्ग सब जगह रहता है साहब। मेट्रो सिटी दिल्ली है तो कलकत्ता भी है, मुंबई भी है, मद्रास भी है, आपको जयपुर में भी मध्यम वर्ग रहता है, अपन जयपुर में रहते हैं, अपन जयपुर की बात कर लें। मध्यम वर्ग कहाँ नहीं है? मध्यम वर्ग इस देश में 50 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के मध्यम वर्ग में लेके आए मोदी जी 10 साल में। इन्होंने गरीबी का नारा दिया, गरीबों को गरीबी से मुक्त नहीं किया कभी भी। केवल और केवल परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, एक परिवार को बढ़ाने में 60 साल इस देश के खपा दिए। हमें शर्म आती है कि आज ये गरीबी में बात करते हैं। 60 साल बाद इस देश के अंदर तो गरीब है, तो केवल और केवल कांग्रेस की नपुंसकता के कारण है। क्यों गरीब है देश के अंदर? 10 साल के अंदर आप गूगल पे सारे डेटा पढ़े हैं साहब। 2014 में हमारा देश कहाँ था और 2024 में हमारा देश कहाँ है? बैंकों की क्या स्थिति थी? बैंकों को दिवालिया 7 साल में सर क्या हुआ सर? नहीं शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो चुकी है। जहाँ राजा सुन तो लीजिए सर, होगा वैसी प्रजा होगी। आवाज मिल रही है आपको सर? कैसा था देश, कहाँ पर चला गया? और सर आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? कब तक ये गाना गाते रहेंगे सर? अब तो आपको 10-11 साल हो चुके हैं ना सर, तो गरीबी मिटाइए ना आप लोग। अब कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी तो आप करिए ना सर। हम जैसे लोगों की क्या, हम जो 1970 के बाद पैदा हुए, जो 1980 के बाद पैदा हुए, उनको क्या विरासत में दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। मेरी आवाज में सवाल समझ में आ रहा है मेरा सर? जातिवाद और धर्म के अंदर बांट करके जातिवाद की पुष्टि करने की राजनीति दी, और उसके कारण केवल एक विशेष को फायदा देकर इन्होंने पूरा देश का बंटाधार करके रखा। 2014 के बाद क्या सर आपको मेरी आवाज आ रही है? की बात करते हैं, शर्मा हाईवे की बात करो, शिक्षा की बात करो, मेडिकल की बात करो, एयरपोर्ट की बात करो, सारे सिस्टम की बात करो, कोई भी क्षेत्र में आप बात करो, गूगल पे सारे आंकड़े हैं। आप उठाओ 2014 के 2024 में पूरा आंकड़ा 343 योजनाएं मोदी सरकार की चल रही है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या कितनी बढ़ी है आप देख लीजिए। शर्मा जी ये चुनावी रैली नहीं है, बजट सत्र पे चर्चा हो रही है, उस पर बोलिए। चुनावी रैली की तरह मत बोलिए, तुष्टीकरण, ये जातिवाद, और चुनावी रैली नहीं, बजट सत्र पे चर्चा है, बजट के बारे में बोलिए आप। शर्मा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है?
बजट की बात कर रहा हूं मैं। नहीं शर्मा जी, आप नहीं सर सुनिए, सर सुनिए, नहीं सर आप मेरी बात सुनिए, नहीं अरे सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात सुनिए। आप कांग्रेस का रार गाते रहते कि 60 साल में उसने गरीबी नहीं मिटाई। सर 11 साल सर आपको भी तो हो चुका है ना, अब आपका फर्ज बनता है। अब कांग्रेस पार्टी ने जो किया सो किया, तो क्या वो भी उसी रास्ते चलेंगे क्या? ये कांग्रेस अब तो सर आप तो कोशिश कीजिए गरीबी मिटाने की। सिर्फ कांग्रेस को कोसते रहेंगे, जनता का कोई काम नहीं करेंगे। कोई पगडंडी आपने खड्डों से भर दी तो वो खड्डों को भरने में 5 साल लगता है, उसके बाद में फिर बेरों में 5 साल लगा, हाईवे बनाने में 5 साल लगेंगे। आपने 2047 का लक्ष्य मोदी जी ने यूं नहीं दिया, इनके कुकर्मों को 25 साल के अंदर हमने इस तरीके से कर रहे हैं कि देश वास्तव में पटरी पर चलना पड़ेगा। यह होने की जरूरत नहीं है। सवाल लेती हूं मैं दौलत सैनी जी से भी, ठीक है सर। मैं चलिए कुछ कहना चाह रहा हूं, हाँ पॉइंट मेंशन करना चाह रहा था जी, कि जी। देखिए पिछले दिनों जो वर्ल्ड बैंक ने एक अलर्ट जारी किया था हिंदुस्तान को लेकर के कि भाई जो कर्ज का बोझ है वो जीडीपी के आसपास पहुंचने की तैयारी में है, तो हिंदुस्तान जो है वो जरूरी मेजर्स उठाए, नहीं तो इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। ये इस तरह के जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी तरफ से ये एक अलर्ट आया था। मैं ये कह रहा हूं कि जनता, वो हो सकता है कि निर्मला जी इस सिचुएशन को ना आने दें और संभाल ले, लेकिन पब्लिक में एक पैनिक जैसी सिचुएशन उस वक्त फैली थी, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ करना चाहिए था। आज के दिन ये स्थिति है कि 2014 के अंदर जब ये सरकार आई थी तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था और आज के दिन 2,55,000 लाख का करोड़ का कर्ज हो चुका है। तो ये जो बढ़ोतरी है 255 लाख करोड़ का जो कर्ज हुआ है, ये बढ़ोतरी अनएक्सपेक्टेड है, बहुत हैवी है। इसको एड्रेस करने के लिए क्या किया गया है, क्या करने जा रहे हैं, लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, ये मैसेज कहीं कहीं बजट से आना चाहिए था, वो नहीं आया। क्या वाकई बैंकिंग सिस्टम हमारा मजबूत है, कमजोर तो नहीं है? और जिस तरीके से हम अब 5वीं अर्थव्यवस्था बने हुए हैं, तो क्या इस 50 लाख करोड़ के बजट से हम आगे बढ़ सकेंगे, विकास हो सकेगा और हम तीसरे नंबर पर आ सकेंगे? बिल्कुल, देखिए अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि रुपया जो डॉलर के मुकाबले है काफी गिरा है। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास और करने चाहिए थे यहाँ पर वित्त मंत्री जी को, वो प्रयास में यहाँ पर कमी नजर आई है। क्या प्रयास करने चाहिए थे? यहाँ पर प्रयास करने के लिए इनको देखिए कि किसानों को मजबूत करने के लिए इनको और कुछ पॉलिसीज लेकर के आनी चाहिए थी। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ये कुछ पॉलिसी लेकर के आए, लेकिन जो सारे इनके प्रोग्राम है वो धरातल पर नहीं आए। जैसे कि एक ये योजना लेकर के आए थे कोविड के अंदर, और उस कोविड के अंदर जो योजना लेकर के आए थे एमएसएमई के लिए, वो पैसा पूरा नहीं बांटा गया, जो बजट था वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। इसी प्रकार से वापस एमएसएमई के लिए एक बजट लेकर के आए हैं। अब ये देखना होगा कि जो ये बजट लेकर के आए हैं क्या वो धरातल पर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और जैसे कि अपन बात करेंगे, अब नेक्स्ट वीक नया इनकम टैक्स एक्ट ये लेकर के आ रहे हैं। अब अगर ये जीएसटी एक्ट की तरह अगर आधा अधूरा आता है तो वापस से जनता को दुख होगा उस चीज के ऊपर, क्योंकि हमें नहीं पता क्या प्रिपरेशन है, क्योंकि काफी सालों से डायरेक्ट टैक्स कोड आने की बातचीत चल रही है। सीतारमण जी बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये अगले हफ्ते ये लेकर के आएंगे डायरेक्ट टैक्स कोड। रही बात इनडायरेक्ट टैक्स की, एक बीच में जीएसटी के बारे में बात करी थी शास्त्री सर ने, तो जीएसटी के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर आते हैं। जो बजट के अंदर जीएसटी के अंदर जो भी जुलाई 24 को जो बजट आया था तब से लेकर के आज तक जो भी जीएसटी काउंसिल में चेंजेस आए हैं वो इस सत्र में पास हुए हैं। अब जो नया जो बजट आएगा जीएसटी के ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट के बजट के साथ मिलकर के डिस्कशन के बाद में जीएसटी में जो भी चेंजेस आने वो आएंगे। थोड़ा सा राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। शर्मा जी, डोटासरा साहब ने कहा है कि भाई बजट में, उन्होंने कई आरोप लगा दिए। उन्होंने ये कहा कि बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया है, हर बार की तरह राजस्थान के साथ फिर से भेदभाव हुआ है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा भी नहीं की गई है। इसके अलावा यमुना जल समझौते को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त है, लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही है। राजस्थान के जो मुद्दे उठाने चाहिए थे या जो बजट में होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया है, ये आरोप लगाई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल सही है, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, वो लगाए। लेकिन मैं आपको सर आपकी बात क्लियरली आने में फिर से आपको रुक करूंगी सर। प्रकाश जी,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भाई जो बजट है ना सिर्फ बिहार का बजट है और ये चुनावी बजट है। सर पूरे देश के लिए बजट लाया गया, तो क्या इसको सिर्फ बिहार का बजट कहना सही है? देखिए ऋचा जी, चुनावी राज्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली और बिहार दोनों स्टेट में बहुत बेनिफिट दिया है, क्योंकि बिहार में तो इन्होंने एक नहर परियोजना दी है स्पेशल, उसके अलावा एक मखाना बोर्ड दिया है और कुछ स्पेशल पैकेज भी दिया है। ऐसे ही दिल्ली में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स की जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है। आम जनता जैसे महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, इतना बड़ा मुद्दा है कि त्राई हो रही है बेरोजगारी और महंगाई से। महंगाई तो सबसे ज्यादा जो जितनी भी एजेंसी हैं जिनके आंकड़े हैं उसमें महंगाई दर सबसे ज्यादा इस टाइम है। गरीब आदमी का रसोई में खाना बनना बहुत दूभर हो रहा है। और अभी इन्होंने बजट में एक काम और कर दिया कि गैस की जो सब्सिडी थी उसको भी कम कर दिया, तो गरीब आदमी को अब रसोई गैस भी महंगी होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए आम आदमी जो आम जनता है, गरीब वर्ग है, उसको इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। जो 80 करोड़ पब्लिक सिर्फ खाद्य सुरक्षा पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ उम्मीदों पे देखती रही मोदी की तरफ, बाकी मोदी जी की तरफ से उनको कोई राहत नहीं मिली। और सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान का था, जो राजस्थान का मुद्दा डोटासरा जी ने बोला भी और हमने भी बार बार उठाया, राजस्थान का पूरे बजट में कोई नाम नहीं है। रही बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की, बहुत उम्मीद थी कि कुछ कम होंगी, बाकी उसमें कोई पब्लिक को राहत नहीं मिली पेट्रोल ठीक है। आप देखिए कृषि को लेकर भी बात करें तो योजना पर सरकार की तरफ से भी है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी और इस योजना में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा और इससे 1 करोड़ 7 लाख किसानों को मदद मिलने की संभावना है। सर 1 करोड़ से भी ज्यादा जो किसानों ने फायदा मिलेगा इस योजना के जरिए, तो क्या ये सही नहीं है? किस रूप में फायदा मिलेगा? ऋचा जी, सबसे पहली बात किसान निधि की थी। 12,000 बोला इनके संकल्प पत्र में था, पिछली सरकार के संकल्प पत्र में, उसमें से इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 8,000 रुपए दिए। और सबसे ज्यादा मार किसान मार जिससे मर रहा है वो है जीएसटी, क्योंकि किसान के हर चीज पे, खाद हो, बीज हो या कृषि यंत्र हो, कोई भी सिंचाई यंत्र हो, सब पे 18 या 28% जीएसटी है। और कॉर्पोरेट घराने का जो कॉर्पोरेट घराने का टैक्स था वो 30 से लाके इन्होंने 22 कर दिया, पर किसान के लिए इन्होंने कोई राहत नहीं दी टैक्स में किसी भी तरह की, जबकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और फिर चलो किसान टैक्स भी दे तो उसको फसल का जो सही दाम है वो कभी नहीं मिल पा रहा। अभी हमारे किसान नेता है डल्लेवाल जी, वो अनशन पे बैठे दिल्ली पंजाब बॉर्डर पे, बहुत हालत खराब है। उनको उम्मीद थी कि बजट में शायद किसानों के लिए कुछ एमएसपी पे कानून आएगा, कोई एमएसपी के नाम की चर्चा नहीं हुई पूरे बजट में, ना बाजरा ना गेहूं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था, अभी बाजरे की फसल हुई तो इन्होंने कह दिया था कि वो तो हमने वैसे ही निकाल दिया था, बाकी हम एमएसपी पे कोई खरीदारी नहीं करेंगे। जबकि इन्होंने एमएसपी पे कानून दिया था कि 2526 रुपए में हम बाजरे को खरीदारी करेंगे। उसके बाद गेहूं का था, गेहूं का भी इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई एमएसपी पे खरीदारी नहीं करेंगे। ऐसे ही किसान के साथ जो कृषि बीमा होता है खड़ी फसल का, जैसे कृषि बार बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कभी ओले आ जाते हैं, बारिश आ जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, तो कृषि बीमा पे भी इनकी तरफ से कोई क्लियर वो नहीं है कि किसान को प्रीमियम देते हुए भी उनको सही कृषि बीमा मिल जाए, फसल का सही दाम मतलब बीमा मिल जाए, ऐसा इनकी तरफ से कुछ नहीं आया इस अच्छा सर, कमियां बहुत गिनाई हैं, कुछ अच्छा किया है बजट में? कुछ अच्छा लगा आपको बजट में? थोड़ा टैक्स का लगा, वो भी क्लियर ही है ऋचा जी, 4-5 दिन बाद जब टैक्स की पूरी स्कीम आएगी उसके बाद क्लियरिटी होगी, अभी तो खाली इन्होंने बोला है। देवेंद्र शास्त्री जी क्या कहेंगे? देखिए, एक जो बजट के अंदर हर बार कुछ न कुछ आपको गिमिक्स खेलना होता है, लेकिन अभी तो 2-3 चीजें एकदम स्पष्ट है। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि बजट से एक ये साउंड जाता है कि किसी खास स्टेट को खास फेवर किया गया है और दूसरे स्टेट्स उससे थोड़ा सा ईर्ष्या करने लगे, या उनको ये लगे कि भाई हमारे साथ क्यों पक्षपात है या उसको क्यों ज्यादा दिया जा रहा है इसको। तो इस चीज से थोड़ा सा लॉजिकल बनाना चाहिए। बिहार को बहुत सारी सहायता की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार पिछड़े हुए स्टेट्स में से लगातार पिछड़े हुए स्टेट्स में आया है और उसको जितना ड्यू है उतना मिला नहीं है, और वहां से हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लेबर जो माइग्रेट करता है इसी वजह से, क्योंकि गरीबी बहुत है, तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन
जब बजट में आप प्रावधान करते हैं तो अदर स्टेट्स को भी कंसीडर करना चाहिए, ध्यान में रखते हुए लॉजिक के साथ में दूसरे स्टेट्स को बेनिफिट देना चाहिए। अभी दिख रहा है कि साहब मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि वहां से नीतीश जी उनको समर्थन दे रहे हैं, अगर वो बिहार को एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो समर्थन वापस हो सकता है, ये खतरा है, इसलिए बजट जो है ये इस तरह से स्टेट के बीच में उसका असंतुलन जो है वो बना हुआ है, तो इससे बचने की जरूरत है। ठीक है दौलत सैनी जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को थोड़ा ध्यान भी देखा जाता है कि भाई उसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा कुछ यहाँ पर बजट में आया है और मेडिकल सेक्टर में भी अच्छा कुछ आया है। युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो युवाओं के लिए बजट कितना बेहतर है? युवाओं के लिए ऐसा इस बजट के अंदर इतना खास कुछ दिया नहीं गया, लेकिन हाँ जो लोग स्टार्टअप के अंदर आ रहे हैं, तो स्टार्टअप में पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि 80 IC में इनको एग्जम्पशन मिलती थी, जो कि 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि 2025 तक 80 IC में क्या कॉन्सेप्ट होता है मैम कि 10 साल के अंदर आप किन्हीं भी 5 साल में टैक्स हॉलीडेज का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि 5 साल तक आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उस समय सीमा को बढ़ाकर के इन्होंने 2025 से 2030 कर दिया है। तो युवाओं अगर जो स्टार्टअप की ओर देख रहे हैं तो वहां पर उनको एक टैक्स हॉलीडेज का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कस्टम की, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर उन्होंने 36 दवाइयां जो कि अपन बोलते हैं लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होते हैं, उसके ऊपर इन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है। कुछ कैपिटल गुड्स हैं उसके ऊपर इन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है, तो कस्टम में भी कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि युवाओं को स्पेशल क्या दिया गया है, तो युवाओं को डायरेक्ट इस बजट में कोई फायदा नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि युवाओं का ऐसा कुछ ज्यादा उसमें फायदा नहीं है। शास्त्री जी, क्या वाकई ये भी आप भी मानते हैं कि युवाओं के लिए कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं किया गया, जबकि हमको पता है कि युवा ही हमारे इस देश का भविष्य है और वही हमारे देश को आगे लेकर भी जाएंगे और उनकी वजह से विकास भी है। ऋचा जी, निश्चित रूप से देखिए हमारा देश जो है विश्व में सबसे युवा पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ पर 55% जो पॉपुलेशन है वो यूथ कैटेगरी में आती है और उस ताकत का बेनिफिट हमको बहुत जल्दी लेना है, अदरवाइज हम 50% से नीचे जाने वाले हैं। हम बूढ़ों की श्रेणी में हमारा देश जो है अगले 10-15 साल में चला जाएगा। तो इस ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत है और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। उनके एजुकेशन पे, उनके स्किल इंक्रीज पर फोकस करने की जरूरत है। अब जैसे ये जो स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन स्टार्टअप के लिए यूथ को आगे आने के हिसाब से आपने क्या बेसिकली उनके एजुकेट करने के लिए या उनको प्रेरित करने के लिए आपने क्या किया? केवल एक सब्सिडी का जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से कुछ करे, तो इनके लिए स्टार्टअप के लिए स्पेशल जो स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस को काम करने की आवश्यकता है, उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो हम लोग इंपोर्ट जिस तरह से हमारा बढ़ रहा है, उस इंपोर्ट को कम करेंगे और हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड सामान का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तब आप यूथ के स्टार्टअप को मदद कर पाएंगे। पहला सवाल सर यही है कि युवाओं के लिए कुछ खास नहीं इस बजट में। दूसरा सर, राजस्थान के लिए क्या है पिटारी में? सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शर्मा जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। शर्मा जी बोलिए, आपकी आवाज। चलिए सर, अभी भी अनम्यूट है सर। सर अनम्यूट है, सर अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट है अभी उधर से आपकी तरफ से। ठीक है, चलिए सर, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी माफी के साथ, और समय पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। तो देखिए, बजट आ चुका है और आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लेकिन ये बजट जनता के लिए कितना फायदा देने वाला है, साथ ही जो बजट में बातें कही गई हैं, क्या वो धरातल पर उतरेंगी और क्या इससे देश का विकास होगा? खैर, ये देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे।